हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें पहले समझने वाली चीज़ है कि न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट कैसे होती है। देखो यहाँ पे लिखा है हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन ए प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। द न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी एटम सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम when bombarded with low energy neutrons can be split apart into lighter nuclei. When this is done, a tremendous amount of energy is released if the masses of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual products. ठीक है, तो जो चीज़ें इसमें लिखी है वो ये है कि पहले एक हैवी एटम लिया जाता है, जैसे यूरेनियम का हो गया या फिर प्लूटोनियम का हो गया या फिर थोरियम का हो गया। उसके लिए यूरेनियम का आइसोटोप जो यूज़ होता है वो यूरेनियम 235 यूज़ होता है। ठीक है, और उसमें क्या की जाती है, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, जिसकी एनर्जी बहुत लो होती है, वो न्यूट्रॉन्स बॉम्बार्ड की जाती है, आपस में टकराते हैं वो। और उससे क्या होता है कि जो ये हैवी एटम था यूरेनियम का, ये स्प्लिट हो जाता है छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में, कैन बी स्प्लिट अपार्ट इनटू लाइटर न्यूक्लियाई में। और उस वजह से क्या होता है, बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ होता है। और वो एनर्जी इसलिए रिलीज़ होता है क्योंकि जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं उनका जो मास है डेट इज़ लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट एटम्स। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखो, ये क्या है, बेसिकली ये एक यूरेनियम एटम है U-235, और इसमें ये न्यूट्रॉन इसमें बॉम्बार्ड किया गया। उसकी वजह से पहले क्या हुआ, ये जब ये न्यूट्रॉन इसमें आ गया तो ये यूरेनियम 235 जो है यूरेनियम 236 में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और ये बहुत ही अनस्टेबल न्यूक्लियस बन गया ये, है ना। और उस वजह से क्या हुआ कि अनस्टेबिलिटी के कारण ये ब्रेक हो गया, और ये जो है उसके प्रोडक्ट साइड में ये कुछ इंडिविजुअल उसके प्रोडक्ट्स बन गए। ठीक है, होता क्या है कि इनका ऑल टुगेदर ये सारे प्रोडक्ट का आप मास ले लो, जो मास बनेगा, और यहाँ पे ये रिएक्टेंट साइड में इन दोनों का मास ले लो, तो इनका मास इनके मास से, प्रोडक्ट के मास से, जो रिएक्टेंट साइड में जो ये न्यूट्रॉन है, ये जो यूरेनियम 235 है, इनका मास इनके मास से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉस ऑफ मास हुआ। और जब लॉस ऑफ मास होता है तो वो इस वजह से होता है क्योंकि हैवी एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ठीक है, क्योंकि हमको पता है E इज़ इक्वल टू mc² होता है ना, तो ये E इज़ इक्वल टू mc² क्या, दैट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मास। तो क्योंकि यहाँ पे मास लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली वो इस वजह से हुआ है क्योंकि हैवी एनर्जी इज़ रिलीज्ड। ठीक है, तो अब देखते हैं फिर बुक में क्या है कि देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन दिस इज़ डन ए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड इफ़ द मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज़ जस्ट ए लिटिल मोर देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ मैं बताया था कि मास ऑफ द ओरिजिनल न्यूक्लियस इज़ जस्ट लिटिल मोर देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। और फिर देखो इसी में वापस आ जाओ, अब ये 3 न्यूट्रॉन्स बन गए, अब ये चेन रिएक्शन में आ जाएंगे। ये क्या करेंगे, ये जाके फिर यहाँ पे कोई एक हैवी मतलब यहाँ पे आगे बनना चाहिए था, यहाँ पे यूरेनियम 235 का एक एटम होगा, ये जाके उससे टकराएगा, फिर वो और स्प्लिट होगा, ये जाके एक यूरेनियम 235 के एटम से टकराएगा, फिर वो और स्प्लिट होगा, ये जाके टकराएगा एक यूरेनियम 235 के एटम से, फिर वो भी स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, एक चेन रिएक्शन क्रिएट होती है, जिसके कारण से यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ हुआ, फिर वो चेन रिएक्शन यहाँ पे और 3 बॉम्बार्डमेंट होंगे, तो उसकी वजह से और एनर्जी रिलीज़ होगी। तो क्या है, इस चेन रिएक्शन की वजह से कंटिन्यूस एनर्जी रिलीज़ होते रहती है, और इसीलिए यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू जो हम लोग के जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं उनके मुकाबले। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। और वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर the fission of an atom of uranium, for example, produces
10 million times the energy produced by the combustion of an atom of carbon from coal। मतलब आपने एक तरफ 1 एटम ऑफ कार्बन लिया और एक तरफ 1 एटम ऑफ यूरेनियम लिया, और यहाँ पे फ्यूज़न प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ पे बेसिकली कार्बन कोल का कार्बन जो है थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ हुआ। तो जो कंपैरिजन है वो ये है कि यूरेनियम का जो एनर्जी रिलीज़ होगा न्यूक्लियर फ्यूज़न से, that will be 10 million times more than the energy released from the atom of carbon। 10 millions मतलब आप समझो 1 करोड़। अगर नहीं आपको पता है तो मैं बता देता हूँ, 10 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़। तो 1 करोड़ गुना ज़्यादा होगा जो कोल से, इसलिए इसकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा मानी जाती है। इसलिए मतलब बहुत थोड़े से भी अगर हमारे पास, जैसे बोलते नहीं यूरेनियम का बहुत थोड़ा सा भी अपने पास प्रोडक्ट है, यूरेनियम है, तो उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर देखो क्या लिखा है, इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर डिजाइन फॉर इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन सच एज न्यूक्लियर फ्यूल सच ए न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल यहाँ पे किसको नाम दिया गया है, यूरेनियम का यहाँ पे नाम दिया गया है न्यूक्लियर फ्यूल। कैन बी पार्ट ऑफ ए सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शन दैट रिलीजेज एनर्जी एट ए कंट्रोल्ड रेट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि इस तरह के इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन प्लांट्स में जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल यूज़ होता है, वहाँ पे हमको कंट्रोल्ड रेट में चेन रिएक्शन होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। और वहाँ पे जो है सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी, ठीक है, सस्टेनेबल एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। बस अपने को क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि जो चेन रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर वो कंट्रोल्ड नहीं होगा तो थोड़ा सा घातक भी साबित हो सकता है। द रिलीज एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उससे स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, और स्टीम प्रोड्यूस करके उससे फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखो कुछ बातें लिखी हुई हैं। E=mc², मैंने बताया था। ये डेल्टा एम है चेंज इन द मास, है ना, चेंज इन मास। और C क्या है, C इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। तो उतना मतलब जो भी चेंज इन मास होता है, क्योंकि मैंने बताया था कि रिएक्टेंट साइड का मास प्रोडक्ट साइड के मास से ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्ट साइड में क्या होता है, थोड़ा सा मास लॉस होता है। तो जो मास लॉस है उसको इंटू C का स्क्वायर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं जो एनर्जी, तो जो भी नंबर आते हैं वो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस्ड होता है। 1 AMU का मास लॉस जब होता है तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी प्रोड्यूस होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा यूपी। ये नाम सब याद कर लेना, इस तरह के नाम वगैरह जैसे हो सकता है कि आ जाएं कि राइट the names of at least 2 places where we have nuclear power reactors, ठीक है। वैसे तो उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें। फिर इधर लिखा हुआ है 3, और फिर ये लिखा है कि जो भी हमारे इंडिया में, जो भी अपने कंट्री में जितनी भी एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसका सिर्फ 3% ही जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है। कुछ बातें हैं इसमें। फिर अब उसके डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। द मेजर हैज़र्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज्ड फ्यूल्स, ठीक है ना, क्योंकि होता है कि द यूरेनियम स्टिल डिकेइंग इनटू हार्मफुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो जो यूरेनियम रहती है वो डिके करते रहती है, जो उसके वेस्ट होते हैं उनकी रेडिएशंस ज़्यादा होती हैं, और वो रेडिएशंस कैंसर कॉज कर सकते हैं, तो बच्चे को ही पता रहता है, ठीक है। इसलिए जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वो ये है कि डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ठीक है ना, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है उसमें। तो द मेजर हैज़र्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर इज द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ स्पेंट और यूज्ड फ्यूल, चाहे हम उसको फिर न्यूक्लियर वेस्ट भी बोल सकते हैं। स्पेंट और यूज्ड फ्यूल्स को न्यूक्लियर वेस्ट भी बोला जा सकता है, और उनका डिस्पोजल जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। स्टोरेज भी है। द इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, ऑब्वियसली गंदगी
रहता है। गंदगी इन द सेंस कि रेडिएशंस फैलते हैं। अब वो रेडिएशंस क्या हैं, सिर्फ ऐसा हमको देखने का नहीं है कि ह्यूमन बींग्स को इफ़ेक्ट करती हैं कि नहीं, वो रेडिएशंस पूरे इकोसिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। बाकी के जितने स्पीसीज़ हैं उनको भी इफ़ेक्ट करती हैं, तो इसलिए डेंजरस होता है। फर्दर देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज इन न्यूक्लियर रेडिएशन। अब ये भी एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जो काम चल रहा है वहाँ पे भी रेडिएशंस के लीकेज का डर रहता है, और वो भी काफ़ी मतलब बोल सकते हैं कि हार्मफुल साबित हो सकता है। द हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, द हाई, तो अब उसके ये सारी डिसएडवांटेजेस आ गए। ये तो मैंने पॉइंट वाइज आप देखोगे क्वेश्चन आंसर्स में भी, उसमें भी मैंने लिखवा दिया है, तो मैं उसमें एक बार डिस्कस कर दूंगा इसको कि क्या क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके 4 मेन, एक तो डिस्पोजल हो गया, ये मेन एक हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये आएगा कि रेडिएशंस का लीकेज हो सकता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से। तीसरा इसका आएगा कि इसका जो कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन है वो बहुत हाई है। और इसमें चौथा ये आएगा कि यूरेनियम जो उसके फ्यूल का जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ही लेस है, और बहुत सारी जगहों में तो यूरेनियम का जो यूज़ है वो प्रोहिबिटेड भी रहता है। हाउ इज़ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। इन न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने ये पॉइंट सब डिस्कस किया ही है, बस एक बार मैं रीड कर दे रहा हूँ। द न्यूक्लियस ऑफ हैवी एटम्स सच एज यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम आर बॉम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। ये पहला स्टेप हो गया जो किया जाता है, ठीक है। क्या होता है फिर, it splits the nucleus into lighter nuclei such that the mass of the original nucleus is more than that of the masses of the individual products। ये चीज़ भी मैंने डिस्कस किया था कि स्प्लिट करता है इस तरह से कि मास ऑफ प्रोडक्ट इज़ लेस देन द मास ऑफ द ओरिजिनल इंडिविजुअल रिएक्टेंट्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया सेकंड। और ये स्प्लिट होता है तो तब क्या होता है, दिस स्प्लिट ऑफ न्यूक्लियस प्रोड्यूसेस अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जब अभी आपको न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में लिखने के लिए बोला जाए या फिर ये पूछा जाए कि किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है, तो आपको ये इतना ही लिखना है क्योंकि बुक में इतना ही दिया हुआ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, नेम वन फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये हाँ, नेम वन फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ऑब्वियसली यूरेनियम 235, ये चीज़ मैं बार बार बोला हूँ। फिर what are the advantages of nuclear energy? Advantages of nuclear energy are a small quantity of nuclear fuel is needed to produce large energy of useful energy। मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत कम न्यूक्लियर फ्यूल से आप बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसका एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कम होता है। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूज़न को कंट्रोल कर लें तो उसका जो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है वो थर्मल पावर प्लांट्स के मुकाबले या फिर हाइड्रो पावर प्लांट्स के मुकाबले, थर्मल पावर प्लांट्स के मुकाबले इनका जो ये है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड है इसमें कि इफ द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज़ परफॉर्म प्रॉपरली, तो ये क्या है, दो धारी तलवार की तरह है। अगर उसको परफॉर्म नहीं किया गया प्रॉपरली तो ये इनफैक्ट ज़्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। फिर ये कुछ रिपीटेटिव से हो गया है। स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कैन रन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। न्यूक्लियर फ्यूल कैन अंडरगो सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी एट ए कंट्रोल्ड रेट। तो ये एक चीज़ है कि ये एक सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शन हो सकती है। तो ये तीसरा पॉइंट अगर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो इतना ना लिख के सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हो कि द न्यूक्लियर फ्यूल, यहाँ पे इतना से लेके स्टार्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल कैन अंडरगो सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन चेन रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी एट ए कंट्रोल्ड रेट, ठीक है ना। मतलब थोड़ा तो करके कंट्रोल्ड रेट में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकती है बहुत ही लंबे समय तक, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। और ये चौथा पॉइंट आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो, इसमें कोई खास बात नहीं है। कैन बी यूज टू प्रोड्यूस स्टीम विच कैन फर्दर जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसको आप इग्नोर ही कर दो तो बेहतर है। तो अगर इसका एडवांटेजेस लिखने, क्योंकि एडवांटेजेस आएगा तो मेनली इसमें सिर्फ आपको दो ही एडवांटेज ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के लिए आएंगे एग्जाम में। अगर ये आता भी है तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो दो ही पॉइंट्स लिखने के रहेंगे। तो मैं आपको 3 पॉइंट्स ही दे रहा हूँ, इन तीनों पॉइंट से कोई भी 2 पॉइंट अगर आप लिखते हो तो वेल एंड फाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिस्ट एनी 3 हैजर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट। हाउ डज द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पोज अ प्रॉब्लम फॉर द प्लांट्स
एंड एनिमल लाइफ, वाई इज़ लार्ज स्केल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटिव। ठीक है, अगेन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 53 हम लोग देख रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से जो डिसएडवांटेजेस की बात कर रही है कि न्यूक्लियर वेस्ट का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो देखो, देख लेते हैं एक बार। हैजर्ड्स ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट आर, न्यूक्लियर वेस्ट कंटेन्स रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस विच एमिट हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशंस, देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, ये चीज़ बुक से ली हुई है पूरी। देयर इज़ अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, ठीक है, जो डायरेक्ट न्यूक्लियर प्लांट से हो सकता है। इट इज़ हाईली टॉक्सिक, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ हाईली टॉक्सिक फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ये चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया है ना कि इट एमिट हार्मफुल न्यूक्लियर रेडिएशंस। जब हमने ये चीज़ लिख ही दिया है तो फिर हाईली टॉक्सिक को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ यूरेनियम, इसको भी मत लिखिएगा, ठीक है ना, आप ये पहला 3 पॉइंट लिखिएगा, डेट विल बी फाइन, ठीक है, क्योंकि वो लिखा ही था कि लिस्ट एनी 3 हैजर्ड्स, तो ये 3 हैजर्ड्स में ये 3 पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो डेट विल बी एनफ, ठीक है। और फिर एक क्वेश्चन इसमें ये भी था कि हाउ डज द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट पोज ए प्रॉब्लम फॉर द प्लांट एंड एनिमल लाइफ, तो उसके लिए यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज द रेडिएशंस एमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियर वेस्ट पेनेट्रेट डीप इनटू द ह्यूमन और animal body where they can change damage biological cells, thereby biological cells thereby ना लिख के therefore होगा ये, therefore initiate cancer or causes genetic diseases, increased mortality of plants, mortality मतलब मरने की संख्या को mortality बोला जाता है, ठीक है, मरने का जो रेट होता है उसको मोर्टेलिटी बोला जाता है। तो इंक्रीज्ड मोर्टेलिटी ऑफ प्लांट, सॉइल्स, इन्वर्टिब्रेट्स एंड मैमल्स एंड रिप्रोडक्टिव लॉसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व। तो उसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं वो यही हैं, बहुत जनरल चीज़ें लिखी हुई हैं कि रेडिएशंस होती हैं और रेडिएशंस जो है पेनेट्रेट डीप इनटू द ह्यूमन बॉडी, और उससे क्या होता है कि सेल्स को इफ़ेक्ट करती हैं, उसकी वजह से कैंसर वगैरह हो सकता है। और प्लांट्स में देखा गया है कि मोर्टेलिटी जो है, मोर्टेलिटी मतलब डेथ रेट तो डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाती है इन रेडिएशन से, ठीक है, और किसी में तो रिप्रोडक्टिव लॉसेस भी पाई गई हैं। तो ये हैं हाउ डज़ इट इफ़ेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, जब पूछा जाए तो इस तरह का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। फिर और इसमें देख लेते हैं और कुछ जो अभी तक हमने डिस्कस किया है उसके हिसाब से। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, हाँ, बाकी के जो ऊपर के क्वेश्चन छूटे हैं उसमें बाद में आएंगे, पहले ये देख लेता हूँ। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम इन हार्नेसिंग न्यूक्लियर एनर्जी, द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम ऑफ इज़ ऑफ डिस्पोजिंग द स्पेंट फ्यूल सेफली, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ। अच्छा, ये इतना हो गया न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में हो गया। अब देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। जो ये बॉक्स में आपका है ये इतना, ये न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में लिखा है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है उसको देखते हैं। करेंटली ऑल कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूज़न, बट देयर इज़ अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन बाई ए सेफर process called nuclear fusion. Fusion means joining lighter nuclei to make a heavier nucleus, most commonly hydrogen or hydrogen isotopes, to create helium such as, ये रिएक्शन दिया हुआ है आपका, इट रिलीजेज अ ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, फिर से वही ट्रीमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, फिर से वही आइंस्टाइन आ गए, ठीक है ना। तो इसमें देखो मैं बता रहा हूँ इसमें हो क्या रहा है। पहली बात तो इसमें लिखी हुई है कि जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स आज के ज़माने में हम लोग देख रहे हैं, कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, वो फ्यूज़न पे बेस्ड हैं, वो फ्यूज़न पे बेस्ड नहीं है। लेकिन फ्यूज़न एक थ्योरी है जिसमें हम लोग मान सकते हैं कि फ्यूज़न से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो इस थ्योरी का जो प्रोसेस है, इसके अंदर क्या हो रहा है, किस वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो सकता है इस थ्योरी से, उस थ्योरी को समझना ज़रूरी है। तो उसमें बोला जाता है कि हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, ये जो यहाँ पे H2 है ये तो ड्यूटेरियम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, 2 ड्यूटेरियम एटम्स को
बेसिकली उनके बीच में उनको आपस में मिला दिया गया। जब उनको मिलाया गया तो उसमें क्या हुआ कि एक हीलियम एटम प्रोड्यूस हुआ और साथ में एक न्यूट्रॉन निकला। ठीक है, इसको अगर मैं नेट पे रखा तो था, ये रहा। ये तो आपका ड्यूटेरियम हो गया। ड्यूटेरियम, ये देखो नॉर्मल जो आपका हाइड्रोजन सिंगल प्रोटॉन, ठीक है, और कोई न्यूट्रॉन यहाँ पे है नहीं। और यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। इसलिए H के ऊपर 2 लिखा हुआ था। अगर आप देखो यहाँ पे H के ऊपर 2, ठीक है, ये आपका हो गया आइसोटोप। इसमें देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम फ़ोटोज़ में ड्यूटेरियम और ट्रिटियम को कोलाइड किया जा रहा है, लेकिन हमको ये ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम देखना था, क्योंकि बुक में यही दिया है। तो ड्यूटेरियम प्लस ड्यूटेरियम जब होता है तो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है और साथ में एक हीलियम एटम प्लस एक न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चीज़ हो रही है, ठीक है, और एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ें होती हैं कि रीज़न क्या है, रीज़न वही है कि द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेस देन द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी जो मास है वो इनके मास से कम पाई जाती है, इसलिए लॉस ऑफ मास हो रहा है। जैसे ही जब भी लॉस ऑफ मास होता है तब क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसमें भी वही कारण है कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या है इसमें कि इसको करने के लिए, इस रिएक्शन को कैरी करने के लिए जो मतलब एनवायरनमेंट चाहिए या फिर जिस तरह का हमको सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इट टेक्स कंसिडरेबल एनर्जी टू फोर्स द न्यूक्लियाई टू फ्यूज़। फ्यूज़ मतलब मिल जाना, ये दोनों को मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए और वो द कंडीशंस नीडेड फॉर दिस प्रोसेस आर एक्सट्रीम, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। मिलियंस ऑफ डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड मिलियंस ऑफ पैस्कल्स ऑफ प्रेशर। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो तुम लिखोगे वेरी हाई टेम्परेचर एंड वेरी हाई प्रेशर। तो बस यही बातें हैं इसमें। और लिखा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है दैट इज़ द प्रोसेस बाय विच सन प्रोड्यूसेस एनर्जी, ठीक है ना। सन एंड अदर स्टार्स, उनके सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न का रिएक्शन ही है, ठीक है। ये कुछ बातें हैं इसमें। और फिर हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में लिखा है कि हाइड्रोजन बॉम्ब किस तरह से बनाई जाती है, उसके बारे में 3-4 लाइनें लिखी हैं। ये मैं क्वेश्चन आंसर्स में डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया था, हैजार्ड्स वगैरह भी डिस्कस किया था। और न्यूक्लियर फ्यूज़न में आ जाओ। न्यूक्लियर फ्यूज़न में देखो दिया है व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न, और लिखा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन सन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। तो फ्यूज़न मीन्स जॉइनिंग लाइटर न्यूक्लियाई टू मेक ए हैवियर न्यूक्लियस, मोस्ट कॉमनली हाइड्रोजन। और ये जो भी बातें हैं वो सब हमने लिखा है यहाँ पे। टू क्रिएट हीलियम स्विचेस, इट रिलीजेस अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज देयर मास। तो ये न्यूक्लियर फ्यूज़न होता क्या है उसके बारे में लिख दिया गया है। और नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन सन टू प्रोड्यूस एनर्जी, तो द टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ न्यूक्लियर फ्यूज़न। और अगर आपको डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाए तो बेसिकली ये है डिस्क्रिप्शन है उसका कि इतना आपको लिखना है। और ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं और ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। Write the 2 conditions under which nuclear fusion takes place. Nuclear fusion takes place under very high temperature and very high pressure. इसका ये आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब किस तरह से काम करता है। तो देखो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब का जो कोर होता है उस कोर में एक न्यूक्लियर बॉम्ब रखा जाता है। मैं पढ़ देता हूँ पहले तो। द हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो पहला चीज़ कि हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फ्यूजन रिएक्शन पे बेस्ड है। और फ्यूजन रिएक्शन हमने समझ लिया है क्या होता है। और फिर लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द फ्यूजन ऑफ यूरेनियम और प्लूटोनियम इज प्लेस्ड एट द कोर ऑफ द हाइड्रोजन बॉम्ब। तो ये ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन बॉम्ब का जो कोर है एकदम बीचों बीच में एक न्यूक्लियर बम रखा जाता है। और वो न्यूक्लियर बम जो है वो बेसिकली फ्यूजन बॉम्ब है, मतलब यूरेनियम या प्लूटोनियम
किस सब्सटेंस से बना हुआ रहता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि यूरेनियम क्या करता है, फ्यूज़न करता है, ठीक है, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही हैवी एटम है और उस कोर को ढका जाता है, एम्बेडेड। देखो क्या है, दिस न्यूक्लियर बॉम्ब इज एम्बेडेड इन ए सब्सटेंस विच कंटेन्स ड्यूटेरियम एंड लिथियम। और उस कोर को ढक दिया जाता है, किससे ढका जाता है, एक ऐसे सब्सटेंस से जो कि ड्यूटेरियम और लिथियम जिसमें प्रेजेंट होती है। ड्यूटेरियम और लिथियम की क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही लाइट एटम्स हैं और लाइट एटम्स फ्यूजन करती हैं। देखो ये चीज़ समझ लो, लाइट एटम्स फ्यूजन करती हैं और हैवी एटम्स फिजन करती हैं, ठीक है। तो ड्यूटेरियम एंड लिथियम जो होती हैं वो बहुत ही लाइट एटम्स होती हैं और वो सब्सटेंस जो बना कंटेन करता है ड्यूटेरियम एंड लिथियम, जो कि कोर को एम्बेड मतलब कोर को ढक देता है पूरी तरह से। अब क्या होता है, मैंने आपसे कहा है कि फ्यूज़न होने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर ज़रूरत है। तो वो हाई टेम्परेचर जनरेट कहाँ से होगी, तो उसी कारण से पहले क्या होता है, पहले ये न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट होता है। डेटोनेट होने का मतलब है पहले ये फटता है और ये बॉम्ब फटने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर जो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर चाहिए फ्यूज़न होने के लिए, वो टेम्परेचर अचीव होता है। और जब वो टेम्परेचर अचीव होता है तो ये ड्यूटेरियम एंड लिथियम के जो ये जो एटम्स हैं, ठीक है ना, इनके बीच में फ्यूज़न होती है। इन ड्यूटेरियम एटम्स लिथियम एटम्स के बीच में क्या होती है, फ्यूज़न होती है। और उस फ्यूज़न से फिर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, मतलब डिवास्टेटिंग अमाउंट। देखो लास्ट स्टेटमेंट लिखा है डिवास्टेटिंग, डिवास्टेटिंग मतलब बर्बाद कर देने वाले। तो उस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है जो चीज़ों को बिल्कुल तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। और ये है हाइड्रोजन बम की वर्किंग, ठीक है ना। यहाँ पे मैं फिर से जो चीज़ें बोला हूँ उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। व्हेन द न्यूक्लियर बॉम्ब इज डेटोनेटेड, ये बताया पहले, न्यूक्लियर बॉम्ब फटती है अंदर की, तो द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इज रेज टू 10⁻⁷ केल्विन इन ए फ्यू माइक्रो सेकेंड्स। बहुत ही कम समय में, माइक्रो सेकेंड्स में जो टेम्परेचर है 10⁻⁷ केल्विन तक पहुँच जाती है, जो रिक्वायर्ड है फ्यूज़न होने के लिए। और उतने हाई टेम्परेचर में क्या होता है, फ्यूज़न होता है और फ्यूजन जब होता है तो डिवास्टेटिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये वर्किंग है हाइड्रोजन बॉम्ब की। इसी के साथ हम लोग ख़त्म करते हैं अपना न्यूक्लियर एनर्जी का, ख़त्म करते हैं। देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है क्या। व्हाट इज़ द मेजर प्रॉब्लम, तो कर लिए थे। और ये क्वेश्चन है, हाउ इज न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोज्ड। द वेस्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कंटेन रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेज एंड हेंस प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन टू डिस्पोज इट। ऐसे एक लाइन लिखा हुआ है कि बहुत ही केयर लेना चाहिए हमको न्यूक्लियर वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। सेकंड चीज़ क्या लिखा है, फर्स्टली दिस वेस्ट आर सील्ड कम्प्लीटली यूजिंग वेरियस मेथड्स। तो पहले तो क्या होता है कि इनको प्रॉपर सीलिंग की जाती है ताकि एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रेडिएशन ना आए, ठीक है, नहीं तो वो एनवायरनमेंट को कंटामिनेट करेगा, ठीक है। और फिर एंड देन दिस कंटेन्ड वेस्ट आर बरीड इन अनइनहिबिटेड एरियाज डीप विद इन द ग्राउंड और इन ओशन फ्लोस। और फिर ये ऐसे जगहों में नॉर्मली बरी कर दी जाती है जहाँ पे मतलब दूर दूर तक किसी का वास नहीं है, चाहे वो ज़मीन में बरी करें डीप वो भी, या फिर ओशन फ्लोज में डीप वहाँ पे जाके बरी कर दें। तो उससे क्या होता है कि रेडिएशन जो है किसी को इफ़ेक्ट नहीं करेगा और वो उनका सेफ डिस्पोजल होता है फिर, ठीक है। तो इसी के साथ न्यूक्लियर वेस्ट ख़त्म होता है। अब कुछ जनरल चीज़ें रह गई हैं, वो क्वेश्चन आंसर छोटी छोटी कुछ रह गई हैं, उन चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा।